नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। भारत के लिए आज डबल खुशखबरी का दिन है। कोविशील्ड के बाद शर्तों के साथ स्वदेशी कोवैक्सीन को भी एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन 100% शुद्ध स्वदेशी टीका है। इसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन की पूरी दुनिया में जबरदस्त चर्चा है। भारत पहला मुल्क है जो अपना टीका अपने दम पर बनाने में कामयाब रहा है। दुनिया के गिने चुने मुल्क हैं जिनके पास दो वैक्सीन है। हमारे पास एक वैक्सीन इंटरनेशनल है तो दूसरी वैक्सीन स्वदेशी तकनीक वाली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है। इंग्लैंड में वायरस के जीन में जो चेंज आए उसका पता लगा लिया गया है। अब इस स्ट्रेन का भी टीका बनाना आसान होगा। वैक्सीन तैयार होने के बाद अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार है। टीका लगाने से पहले देखते हैं कि वैक्सीनेशन का वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसा है। भारत में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन सक्सेसफुल रहा। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डबल डोज कैसे मिलेगा, इसका फुल ड्रेस रिहर्सल हो गया। 119 जिलों के 260 सेंटर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। वैक्सीन तैयार है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब बस ड्रग कंट्रोलर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। भारत में वैक्सीन का रोल आउट प्लान कैसे काम करेगा, इसे समझने के लिए देखना जरूरी है कि दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे चल रहा है। चलिए इसे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझते हैं। इजराइल ने 20 दिसंबर को कोरोना टीकाकरण शुरू किया और नए साल के पहले दिन तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल में करीब 12% लोगों को वैक्सीन की पहली सुई लग चुकी है। आबादी के मामले में इजराइल से करीब 36 गुना बड़े देश अमेरिका ने 14 दिसंबर को टीकाकरण शुरू किया। 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस वाले अमेरिका में अब तक 32 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज मिला है। परसेंटेज टर्म में देखें तो अमेरिका की अब तक 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। ब्रिटेन ने अमेरिका से भी पहले यानी 8 दिसंबर को ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ब्रिटेन में 3 तरह के टीकों को मंजूरी मिली है। वहां अब तक 9.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा है। आबादी के परसेंटेज टर्म में देखें तो ब्रिटेन ने अब तक 1.4% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया है। कोरोना टीकाकरण शुरू करने में रूस सबसे आगे है। यहां 5 दिसंबर से ही स्पुतनिक 5 टीका लग रहा है। रूस ने अब तक 4,40,000 लोगों को इंजेक्शन लगाया है। आबादी के परसेंटेज के लिहाज से रूस में 0.30% को ही अब तक वैक्सीन लगी है। अब सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्या फॉर्मूला बनाया कि 12 दिनों के अंदर इजराइल ने 100 में से 12 लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कहां गलती कर रहा है कि उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पीड नहीं पकड़ रहा। अमेरिका के बारे में कहा जा सकता है कि उसका साइज बड़ा है, लेकिन ब्रिटेन कहां चूक कर रहा है। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुद्ध मेड इन इंडिया प्लान ही होगा, लेकिन रूट क्या होगा? क्या इसके लिए सक्सेसफुल फॉर्मूला इजराइल वाला होगा? अब देखते हैं इजराइल ने क्या किया और उसमें भारत के लिए सीखने वाली क्या बात है। इजराइल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24/7 चल रहा है। सुबह हो या आधी रात इजराइल में लाइन लगाकर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कोरोना सेंटर पर इंतजाम ऐसे हैं कि एक साथ 60 लोगों से ज्यादा की भीड़ ना लगे। वैक्सीनेशन सेंटर को कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है ताकि फिजिकल कांटेक्ट कम से कम हो और वायरस के संपर्क में आने का खतरा भी कम से कम रहे। 4,14,000 टोटल केस, 40,000 एक्टिव केस और कोरोना से 3,338 मौत देख चुके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रोजाना 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। यह देश की आबादी का करीब 2.25% है। 1.5 लाख लोगों को एक दिन में इंजेक्शन लगाने का मतलब है 60 दिनों में सबको पहली डोज लग जाना। वैक्सीनेशन की शुरुआत के 28वें दिन सेकेंड डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस तरह मार्च 2021 के पहले इजराइल के सभी लोगों को वैक्सीन के डबल डोज लग जाएंगे। इजराइल की दिक्कत अरब आबादी को लेकर है।
देश में करीब 20% अरब आबादी है जिसके मन में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के संदेह हैं। इजराइल को अगर दुनिया में सबसे पहले कोरोना फ्री कंट्री बनना है तो करीब 18 लाख की आबादी को भी वैक्सीन का डबल डोज देना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू अरब मूल के लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से जिंदगी बचा सकता है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इजराइल छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान उसे मॉडल के तौर पर देख सकता है, लेकिन इजराइल का मॉडल अपना नहीं सकता। तो चलिए आकार और आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क अमेरिका को देखते हैं और उन गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं जो अमेरिका में हो रही है। CNN की हेडलाइन पर गौर कीजिए। वेस्ट वर्जीनिया में डॉक्टरों ने 42 लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने की जगह गलती से एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। एक फार्मासिस्ट ने वैक्सीन के 500 डोज को खुले में छोड़ दिया, जिससे वैक्सीन का कोल्ड चेन टूट गया। कम से कम 60 लोगों को वो इंजेक्शन लगा दिया गया। अब उस फार्मासिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। याहू ने NBC यूनिवर्सल की खबर कोट की है। अमेरिका में प्रांतीय सरकारों को वैक्सीन रोल आउट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों के लिए समय और संसाधन नहीं दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। यहां जनवरी 2021 के आखिरी तक 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन 14 दिसंबर से अब तक सिर्फ 88,000 लोगों को पहला डोज दिया जा सका। रफ्तार यही रही तो टारगेट अचीव करना नामुमकिन होगा। न्यूयॉर्क में फिलहाल करीब 125 अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना का टीका लग रहा है। अब इसे बढ़ाकर 250 सेंटर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ने इस काम में स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट से मदद मांगी है। ये एक बड़ा प्रयास होगा। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। इसके लिए बहुत कुछ करना होगा, इसमें बहुत ध्यान देना होगा। हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद की जरूरत होगी, हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद की जरूरत होगी और हमें वैक्सीन निर्माता कंपनियों से मदद चाहिए। लेकिन हम पूरी दुनिया को ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम जनवरी में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। हमें मदद मिलेगी, हम इसे पूरा करेंगे। हमारे पास इसे पूरा करने की पूरी क्षमता है। अमेरिका में संक्रामक बीमारियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फासी को लगता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। ट्रंप सरकार ने हड़बड़ी में वैक्सीन प्रोग्राम रोल आउट तो कर लिया, लेकिन स्टेट और लोकल अथॉरिटीज को संसाधन नहीं दिए। अमेरिका ने पहला डोज देने के लिए 21वें दिन वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का फैसला किया, लेकिन इसकी ट्रैकिंग कैसे होगी, इसका कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालेंगे। इस ट्रांजिशन पीरियड में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। रूस वो देश है जिसने सबसे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी पर इस वैक्सीन का टेस्ट कराने का दावा किया। रूस में ही सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 0.30% आबादी को ही कोरोना का टीका लगा है। वजह है भरोसे की कमी। रूसी वैक्सीन पर रूस के लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा। पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचस्की का ये वैक्सीनेशन सेंटर खाली है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ रहा। Да, мне предлагали в школе, रुकोवодитель предлагала. स्कूल कोऑर्डिनेटर ने मुझे वैक्सीन लेने को कहा, लेकिन हम में से कई लोगों ने मना कर दिया। मुझे लगता है कि इस वैक्सीन का असर साबित नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इस वैक्सीन को बहुत कम समय में तैयार किया गया, इसलिए इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना या इसे लगवाना सही नहीं है। मुझे इस साल कभी कोरोना नहीं हुआ। मेरे जानने वालों में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा। मैं बीमार नहीं पड़ी, ना ही मेरे सोशल सर्कल में कभी किसी की तबीयत खराब हुई। इसलिए मेरे लिए कोविड-19 के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। लेकिन इस वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें अजीब हैं, जिनका मैं अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं करना चाहती। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद शराब नहीं पीने का ऑर्डर जारी किया है। यह भी एक वजह है कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। अमेरिका का फाइजर, अमेरिका का ही मॉडर्ना, ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, रूस का स्पुतनिक 5 और चीन का सिनोफार्म। अब तक इन 5 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, मगर WHO ने सिर्फ फाइजर को ओके किया है। WHO की हरी झंडी उन देशों के लिए अहम है जहां अपना ड्रग कंट्रोलर नहीं है। भारत जैसे देश में ड्रग कंट्रोल का अपना मैकेनिज्म है, इसलिए WHO का ऑर्डर मानना हमारे लिए मजबूरी नहीं है। भारत में नियम वही चलेगा जो हमारी अपनी सरकार बनाएगी। इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से
हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। वैक्सीन के मामले में हम संभल कर चल रहे हैं। हम अमेरिका जैसी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। रूस जैसा अनटेस्टेड वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जिस पर उसके अपने लोगों का भी भरोसा नहीं बन रहा। हम इजराइल मॉडल को भी देख रहे हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर रहे। वैक्सीनेशन की हड़बड़ी में गड़बड़ी का खतरा है। हड़बड़ी में लॉकडाउन तो लगाया जा सकता है, वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सवाल लोगों की जान का है। इतनी सावधानियों के बाद भी टीका पर सियासी टोका टोकी शुरू हो चुकी है। तो कोरोना का वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। भला किसने सोचा था जान बचाने जैसे शुभ कार्य पर भी इस तरह से सियासत होगी। अखिलेश यादव ने जो शुरुआत की है, उससे एक खतरनाक सिलसिला निकल सकता है। मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन की फाइनल डेट अभी नहीं बताई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टेंटेटिव डेट दे दी है। योगी ने बता दिया कि मकर संक्रांति के शुभ मौके पर यूपी में वैक्सीनेशन शुरू होगा। पूरे देश में ट्रायल रन हो चुका है। यूपी में 5 जनवरी को फिर ड्राई रन होगा। यूपी में वो फाइनल ड्राई रन होगा, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। वैसे आज देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। देश में वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों से आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के नाम पर देश में 2 तरह की अफवाहें फैल रही हैं, इसलिए आज हमने आपको सावधान करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। मोबाइल पर वैक्सीन वाला मैसेज क्यों आ रहा है? सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आखिर वैक्सीन के नाम पर कितने ठग एक्टिव हैं? वैक्सीन अभी सेंटर पर आई नहीं, सरकार की फाइनल कॉल अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन को लेकर 2 तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन फ्री में मिले, और दूसरा वैक्सीन को लेकर ऑनलाइन ठगी शुरू हो गई है, जिसपे साइबर ठग आपका बैंक अकाउंट साफ कर सकते हैं।
वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वालों की नजर आपके ओटीपी और आधार नंबर पर भी है। इन खबरों में कितना दम है, या बात झूठी है या सच्ची, इसकी पड़ताल करने के लिए हमने फुल इन्वेस्टिगेशन की है। सबसे पहले बात अफवाह नंबर 1 की, जिसमें ये बात फैलाई जा रही है कि पूरे देश में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। ये कंफ्यूजन कैसे शुरू हुआ और कैसे दूर हुआ, इसे समझने के लिए देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का पहले ये बयान सुनिए, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ और रूप रंग देकर फैलाया गया। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। अब बयान के पीछे की सच्चाई भी सुन लीजिए। सरकार के तय प्लान के मुताबिक 130 करोड़ के देश में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शामिल हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स के लोग, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक देश भर में मौजूद इन सभी 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। यही बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने बयान में कही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान का कुछ और ही मतलब निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। बहुत से लोगों ने भी मान लिया कि वैक्सीन फ्री में लगने वाली है, जबकि सच्चाई यह है कि फिलहाल फ्री वैक्सीनेशन सिर्फ 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन फोर्स के लोगों को दी जाएगी। देश के बाकी लोगों के फ्री वैक्सीनेशन पर सरकार का फैसला आना बाकी है। मामला बढ़ता देख देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट करके लोगों का कंफ्यूजन दूर किया। अपने ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है कि पहले फेज में फ्री वैक्सीन पूरे देश में उन लोगों को लगाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद कोरोना का फ्री वैक्सीनेशन वाला कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा, लेकिन चिंता दूसरी अफवाह की है, जिसमें सच्चाई की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसमें वैक्सीनेशन के नाम पर साइबर क्रिमिनल पीछे पड़ गए। पुलिस को शक है कि वैक्सीन के नाम पर देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं और साइबर ठग आपका बैंक अकाउंट साफ कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठगी होती कैसे है। इसमें साइबर ठग स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बनकर आपको फोन करता है और वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का बहाना करके आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है, जैसे नाम, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद ठग आपसे आपका आधार नंबर पूछता है और आप वैक्सीन लगवाने के चक्कर में अपनी सारी जानकारी इस ठग को बड़ी आसानी से दे देते हैं। इसके बाद आपके फोन पर ये ठग एक ओटीपी नंबर भेजते हैं और उसे बताने के लिए कहते हैं और आप इस ओटीपी नंबर को इस ठग को बता देते हैं। इसके बाद ये ठग आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं और आप वैक्सीन के नाम पर धोखे का शिकार हो जाते हैं। सवाल ये है कि वैक्सीन के नाम पर कितने ठग एक्टिव हैं, क्योंकि देश भर की पुलिस लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए अलर्ट जारी कर रही है। जनता को यही बताना चाहेंगे, ऐसे किसी फ्रॉड से बचें, क्योंकि पूरा वैक्सीनेशन फ्री है, पूरा वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से है, फ्री है और सरकार की तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं जा रहा है। सरकार की तरफ जो भी कार्यक्रम होंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के आज कुछ कह भी रहे हैं, खुद स्वयं भी कह रहे हैं और आज सरकार द्वारा भी कहा जाएगा, सबको बताया जाएगा। किसी को किसी प्रकार के फ्रॉड के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, न किसी को ओटीपी देने की जरूरत है। इसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अमृतसर, लखनऊ, रांची, भोपाल में पुलिस लोगों को वैक्सीन लगवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी से बचाने की अपील कर रही है, लेकिन लोगों ने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था कि वैक्सीनेशन के नाम पर भी ऑनलाइन ठगी हो सकती है। दरअसल ये साइबर ठगी करने वालों का नया पैंतरा है, जिसे नोएडा में रहने वाले एक शख्स पर आजमाया गया, लेकिन पैसा ट्रांसफर होने से पहले ही शक हो गया और ठगी होने की वारदात अधूरी रह गई। साइबर सेल गौतम बुद्ध नगर आप सबको अवगत कराना चाहता है कि एक नया क्राइम, साइबर क्राइम सामने आया है, जिसमें कोविड वैक्सीन को लेके आपके पास कॉल किया जाता है और आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड वगैरह पूछा जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि आपके पास ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आपको ओटीपी शेयर करने के लिए बोला जाता है और इवेंचुअली आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं।
तो आप सबको अवगत कराना है कि इनकी ऐसी कॉल्स के भरोसे इनसे बच के रहें, सतर्क रहें और अपनी डिटेल्स कोई भी शेयर ना करें। नोएडा की तरह भोपाल में भी वैक्सीन लगवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए पुलिस ने बकायदा अलर्ट जारी किया है, जिसमें ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वैक्सीन लगवाने के नाम पर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। भोपाल पुलिस की साइबर सेल को एक व्यक्ति ने शिकायत करी है कि उसके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया, जिसका मूल मजमून ये है कि उसको कहा गया कि कोविड वैक्सीन आ रही है, तो उसका अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। उसने उससे और बात करी और उसके बाद उसने वो कंप्लेंट आके साइबर सेल को दी है, जिस पर साइबर सेल जाँच कर रही है। जिन्होंने शिकायत की जो नंबर दिया है वो झारखंड में जामताड़ा क्षेत्र के एक गाँव का निकला है और साथ ही जो और भी डिटेल्स उसने हमें दी है फरियादी ने, उसके आधार पर हम जाँच कर रहे हैं और जल्द ही हम उसको ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि वैक्सीन के नाम पर ये ठग किस तरीके से आपको झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले कस्टमर को फोन किया जाता है। इसके अलावा नकली आईडी बनाकर आपके फोन पर मैसेज लिंक भेजा जाता है, जिसे क्लिक करके आपसे आपकी जानकारी मांगी जा सकती है। और तीसरे तरीके में ये ठग आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भेजते हैं और आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि देश में जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी लिस्ट सरकार तैयार कर चुकी है। तय प्लान के मुताबिक देश में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन फोर्स के लोग। इसके बाद दूसरे फेज में करीब 27 करोड़ वो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन अभी इनके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में थोड़ा समय है और इसी का फायदा साइबर ठग बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। मोबाइल में OTP नंबर आए तो उसे किसी दूसरे को ना बताएं। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा करने वाली किसी भी तरह के मोबाइल ऐप को डाउनलोड ना करें। मोबाइल पर आए किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। अनजान नंबर से वैक्सीन को लेकर फोन आए तो सतर्क हो जाएं और किसी भी लालच में ना पड़ें। बेहतर होगा कि वैक्सीन पहले उपलब्ध कराने का प्रलोभन देने वाले से ज्यादा बात ही न करें। किसी भी सूरत में बैंक डिटेल जैसे खाता नंबर, ATM कार्ड, पिन जैसी जानकारी शेयर ना करें। ये बात समझनी होगी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ठगों ने भी अपना जाल फैला लिया है और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इसीलिए इंटरपोल ने भी वैक्सीनेशन के नाम पर ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए दुनिया के 194 देशों को अलर्ट किया है। ये बात सही है कि अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए लोग जल्द से जल्द वैक्सीन चाहते हैं, लेकिन इस जल्दबाजी में आप किसी धोखेबाजी का शिकार ना हो जाएं, ये समझना भी जरूरी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे फोन कॉल से अलर्ट रहें और अपनी जानकारी किसी से शेयर ना करें, वरना वैक्सीन के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में भी हंगामा खड़ा हो गया है। वहां 2 बातों पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में दूर दूर तक वैक्सीन दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तानी आवाम चर्चा कर रही है कि अगर इमरान से नहीं होगा तो भारत से ही वैक्सीन मांग लेते हैं। और इस बीच साल के पहले हफ्ते में इमरान खान का एक इंटरव्यू हुआ है। करीब 60 मिनट लंबे इंटरव्यू को हमने सुना है और यकीन मानिए कैमरे के सामने इमरान के होश उड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि न्यू ईयर की शुरुआत में ही नियाजी खान ने कैसे ऑन कैमरा सरेंडर कर दिया है। आगे प्राइम मिनिस्टर बन के कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इस्तीफे की आपकी आ गई है, डेडलाइन करीब आती जा रही है। आज है 1 जनवरी, आपके रह गए 30 दिन। तो अब PDM ने कहा है कि जी आपने इस्तीफा दे देना है। साल के पहले दिन कैमरे पर कुछ इस तरह हुई नियाजी खान की बोलती बंद, और जब नहीं सूझा कोई जवाब तो इमरान को याद आया वही घिसा पिटा डायलॉग। हमारी गवर्नमेंट आई 1 महीने में जा रही है, 2 महीने में जा रही है, 3 महीने में डेट सेट हो गई, अब गई, कल गई, परसों गई। वैसे तो ये इमरान खान का हैप्पी न्यू ईयर वाला इंटरव्यू था, लेकिन पाकिस्तानी एंकर 2021 के पहले दिन पूरा मूड बनाकर आया था। उसने सवालों के ऐसे ऐसे यॉर्कर्स दागे कि पाकिस्तानी कप्तान हर सवाल पर क्लीन बोल्ड होता चला गया। ये 2.5 साल अगले जो होंगे आपकी गवर्नमेंट पूरी कर लेगी
उसके बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे अभी और 5 साल चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज होके आए, ये वही पोजीशन थी जिसमें बेनजीर कॉम्प्रोमाइज होके आई 88 के अंदर, उनकी क्लियर कट उस तरह मेजोरिटी नहीं थी, वो कॉम्प्रोमाइज होके आई। इट्स सो स्ट्रेंज कि हमने मीडिया में आपको उनके खिलाफ जंग लड़ते हुए देखा और आप उसको यू आर अलोन, आपके साथ एक पार्ट, आपकी एक टिकट थी और आप इतने बड़े माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे। आज आप उनके साथ बैठे हुए आपको अजीब नहीं लगा? आपने फौज को अपने मैनिफेस्टो अपनी पार्टी के साथ लाके उसको फौज चाहे ना चाहे आपने बना दिया कि यार ये पीटीआई की फौज है, ये मेरी गवर्नमेंट की फौज है। ये आपने किया सर, आपकी हर गलती पे आपने कहा जी फौज मेरे साथ। करीब 1 घंटे तक इमरान की बेइज्जती होती रही और नियाजी खान कुछ नहीं कर पाया। फौज से लेकर करप्शन तक इमरान की नाकामी से जुड़े जितने सवाल थे सारे पूछ लिए गए। आपने हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया ने कहा यार ये इमरान खान इज द राइट गाय जो कह रहा है जी मिनिस्टर शुड रिजाइन। यहाँ क्योंकि आपका शेख रशीद साहब आपके दिल के थोड़े करीब है, उन्होंने जिंदगी में जितने हादसे ट्रेन के उन्होंने कर दिए और जितना खसारा हुआ है पिछले 5 साल में, द हाईएस्ट इन दिस मिनिस्ट्री। और आपको भी पिछले दिनों पता भी चला है कि मीटर बिलों की चोरी हो रही थी एंड ही वाज उसको उनको पता ही नहीं था। और आपने उनको बजाय सैक करने के, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव, जो आपका ईमान है, जो आपका नजरिया, आप जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपने उन्हें सैक करने के बजाय आपने उनको एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी इंटीरियर। सर ये फेवरेटिज्म नहीं, ये तो रियासत मदीना नहीं है, ये तो वो इमरान खान ही नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ आप सही बोलते हैं, टूटी भी उन्होंने तोड़ी हो तो आप कहते हैं माफिया, इतना बड़ा शुगर माफिया, उसको इतने बड़े मैनिपुलेटर एलिजिबिलिटी, वो उस पर आप कोई बात नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। इमरान खान ने इन सारे सवालों के जवाब क्या दिए, क्यों दिए, कैसे दिए, ये मायने नहीं रखता। हाँ, कैमरे पर 1 जनवरी 2021 को नियाजी ने दबी जुबान में मान ही लिया कि वो कॉम्प्रोमाइज होकर ही पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर बैठा है। रही बात 31 जनवरी इस्तीफे की, तो जवाब सुनकर आप समझ जाएंगे पाकिस्तानी कप्तान का ये साल बुरा बीतने वाला है। कामरान देखें, हर जगह के ऊपर आपको जिंदगी के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस, मुफाहमत करनी पड़ती है अपने गोल के ऊपर। नए साल में पाकिस्तान के भीतर सियासी उठापटक की दिलचस्प तस्वीरें देखने और उनकी बातें सुनने से पहले जरा पाकिस्तानी पब्लिक की बातें सुन लीजिए, क्योंकि 2021 में पाकिस्तान में इमरान के नहीं मोदी के चर्चे हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक मेक इन इंडिया चल रहा है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कर रहा है और पाकिस्तानी आवाम अपने कप्तान को सलाह दे रही है, मोदी से ही सीख लो। अच्छा, कहा जाता है 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया मतलब अपनी इंपोर्ट ख़त्म करेगा और एक्सपोर्ट पे फुल फोकस रखेगा। मतलब सुई से लेके जहाज़ तक जो है इंडिया अपनी ही कंट्री में बनाने पे जा रहा है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं, क्या पाकिस्तान को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए? पाकिस्तान को बिल्कुल सोच रहे हैं। जहाँ पे आपने बात की कि इंडिया सुई तक अपनी बनाएगा, पाकिस्तान में सुई तक अपनी नहीं है। पाकिस्तान में सुई तक बाहर से चाइना से लाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, पाकिस्तानी को कुछ भी हो बाहर से, चलो जी हम अगर बाहर से अगर अपनी एक्सपोर्ट बंद कर देना इस टाइम, हम यहाँ पे लेट जाएं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ होगा नहीं। सुना आपने, इमरान टीवी पर बैठकर रो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम सड़क पर खड़े होकर इंडिया के लिए तालियां बजा रही है। पाकिस्तान में मोदी के काम की तारीफ हो रही है और इमरान को मोदी का आइडिया कॉपी करने की नसीहत दी जा रही है। पूरी गल्फ़ की मार्केट को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। इवन के रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज़ जो है इंडिया से मतलब आती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है और उसके बाद दोबारा इंडिया जा रही है। वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो है ना वो रिज़र्व जो है ना वो अपने बढ़ाएंगे, जिससे डेफिनेटली जो है कंट्री की उसकी अपनी इकॉनमी जो बेहतर होती है। उसके अलावा मेन चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है कंट्री में, मतलब पैसा आता है, लोगों का जो है ना मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। और यही चीज़ की कमी है पाकिस्तान के अंदर। हम लोग टेक्सटाइल से ऊपर जा ही नहीं सके, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, देखें उनका विजन देखें कि सुई से लेकर वो लोग तो बहुत अरसा पहले एक ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो खुद बनाते हैं, हम वो भी खुद नहीं बना पा रहे। बिल्कुल, तो उनका एक विजन बड़ा अच्छा है और डेफिनेटली मैंने वो चीज़ें देखी हैं, उनकी वो वर्किंग देखी है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ वर्क कर रही है। इंडिया ये सोच रहा है कि उनको अपनी प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में मेड इन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क की इकॉनमी अगर आपने इस्टेब्लिश करनी है तो आपको उस कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को पहले ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो हम जैसे हम 22-23 करोड़ आवाम का हमारा मुल्क है, तो अगर हम मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे जस्ट लाइक मेड इन इंडिया, तो हमारा ये हमें बेनिफिट होगा कि हमें इंपोर्ट्स कम से कम करनी पड़ेगी। हमारे
हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब से हुए हैं यानी कि 70-80 ईयर्स हो गए हमें पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम वैसे के वैसे चलते आ रहे हैं, हमने किसी फील्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं की। मेरा ख्याल है कि वो तो अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान को भी थिंक करना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर में अपनी कौम को क्या देना है। उसके लिए हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के स्टांस लिए जाएँ जैसा कि इंडिया करने जा रहा है। अगर वो इतनी अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहा है तो इसमें हमें भी चाहिए कि हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन बातों से ऐसा लगता है कि नियाजी खान को अपनी आवाम की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करेंगे नहीं फिर तो जाहिर है बीच सड़क पर इमरान का तमाशा बनेगा ही बनेगा, कुछ इस तरह। चलो माना कि इंडिया में गुर्बत सुनने में तो यही आता ना कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। साल 2020 की तरह ही 2021 में भी इमरान खान इंटरव्यू खेल रहे हैं। इसके उलट मोदी की लोकप्रियता हर मंच पर बढ़ती जा रही है। सऊदी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है, वो भारत के करीब आ चुका है। इमरान अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर काला स्वेटर पहने इस बुजुर्ग पाकिस्तानी ने लाइट कैमरा एक्शन वाले इमरान को ऐसा धोया है कि इनकी बातें सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। कि अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन पे फ़र्क पड़ेगा इससे? बात ये है कि ये इंडिया का और सऊदी अरब का मामला है, ठीक है, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनके बिला ज़रूरत मामे बनते रहें। वो उनका ज़ाती मामला है दोनों का। आप ये देखें कि आपके जो हैं फ़ॉरेन मामलात वो कैसे हैं, आपके दुनिया से कैसे ताल्लुकात हैं। खान साहब इधर वादे तो बहुत करते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो पोले से मुँह से ना आके वो रोज़ वो मुँह बना के वो कहते हैं जी मुझे, उन्हें बड़ा शौक़ था वो फॉरेन मिनिस्टर बनने का। कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। आपने सऊदी अरब जैसे दोस्त को नाराज़ कर लिया। जो सऊदी अरब को आपके साथ स्टैंड करना चाहिए था, वो ऐसी तो नहीं आपसे वापस पैसे मांग रहा और आप चाइना से लोन लेके उसको पैसे वापस दे रहे। आपके पल्ले है क्या? पल्ले कुछ ना हो तब ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। ख़ास तौर पे जिसके पैसे देने हो ना, तो उसके साथ तो जी हजूरी वैसे भी बड़ी चलती है। तो वो आप तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक मुझे याद आ गया, बड़ा अच्छा मुहावरा है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आपके पास आपके पल्ले है ही कुछ नहीं। ये पाकिस्तानी शख्स यही नहीं रुका। विदेश नीति पर इमरान की क्लास लगाने के बाद बारी थी घर के भीतर मचे घमासान पर कमेंट्री की। फिर जो कुछ भी इसने कहा वो बहुत मजेदार है। यहाँ पे आप करते काम कोई नहीं करते, शोर सिर्फ मचाते हैं, बढ़ के मारते हैं। जो सारा दिन, अब तो टीवी देखना छोड़ दिया, सारा दिन जो इनके वो एडवाइज़र्स हैं वो आके टीवी पे बकवास करते हैं। मैं यही कहता हूँ, इट्स मोर दैन बकवास जो वो करते हैं। अब लोगों को पागल समझा हुआ है आपने, लोगों को नहीं नज़र आता। खान साहब को नहीं नज़र आता, कहते हैं जी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, अगले दिन पेट्रोल महंगा कर देते हैं, बिजली महंगा कर देते हैं। अदरक देखें कहाँ पे चला गया, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने, वो नज़र नहीं आता। वो भाई केड़ी इकॉनमी ताड़ी चंगी हुई होगी, जो आपको पालते हैं उनकी इकॉनमी अच्छी होती है, ठीक है, नज़र आ रहा है। आपने उन सबको फ़ायदा दिया, पब्लिक को तो आपने कुछ नहीं दिया। इसे कहते हैं भिगो कर मारना। और अगर नियाजी खान को अभी भी कुछ नहीं दिख रहा तो वो इस पाकिस्तानी लड़की की बात को ही सुन ले। लड़ाई करेंगे कि वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं या उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ बेहतर क्यों हो रही है, तो हम वैसी बहुत सी चीज़ों में पीछे हैं, तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। हमें थोड़ा मैच्योर होकर सोचने की ज़रूरत है और मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि वो सऊदीया उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, राइट। हमारी इकॉनमी इज़ नॉट बेटर, इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगी, बहुत लंबी डिबेट है। 2021 के पाकिस्तान में हिंदुस्तान की गूंज सुनकर इमरान की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय। मगर नियाजी की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। साल के पहले हफ्ते में नियाजी विरोधियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। डायरेक्ट धमकी दे डाली है कि इस बार प्रदर्शन इस्लामाबाद यानी इमरान के पीएम हाउस की तरफ भी पहुंच सकता है और रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर की तरफ भी रुख कर सकता है।
हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। सो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। हमने सिर्फ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तैबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है। 2020 में मरियम नवाज और फजलुर रहमान की पीडीएम अगर इमरान पर आक्रामक थी तो नए साल के एजेंडे में अब पाकिस्तानी फौज भी जुड़ गई है। यानी बाजवा कैंप में भी बेचैनी बढ़नी तय है, क्योंकि बाजवा के इशारे पर ही नवाज की पार्टी के नेता ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। बस फौज और इमरान के कनेक्शन पर साल के पहले इंटरव्यू में नियाजी खान ने क्या कहा, ये सुनने से पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार से सुनिए कि कैसे इमरान और बाजवा पहले से सेटिंग करते हैं और फिर अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं। कि इमरान खान साहब डे 1 से चाहते थे कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इनको किसी तरीके से पहले तो नाहल कराया जाए या फिर इनको इलेक्शन में इनको हार जाना चाहिए, और अगर वो भी नहीं हो सकते अब उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इनको वो किया जाए, यहाँ पे जेल में जाना चाहिए। इमरान खान साहब जिन 2-4 लोगों को वाकई जेल में देखना चाहते थे उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम जो लिस्ट में मौलाना फजल रहमान साहब के बाद टॉप पे था। ये मेरा इन्फॉर्मेशन भी है और थोड़ी सी मुझे नो हो इसकी चीज़ों की। अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा सीक्रेट था, राज था जो सामने आया जिसकी वजह से ख्वाजा साहब जो हैं स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा साहब हैं उनके लिए उन्होंने एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट की थी। वो तो अपने ये समझ रहे थे कि शायद मैं पॉइंट स्कोर कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो उन्होंने जो राज लीक किया वो उनके लिए मसाइल का सबब उनमें उसका बना। इमरान को ऐसे ही बाजवा का सिलेक्टेड कप्तान नहीं कहा जाता। वो खुलकर भले ही कुछ ना बोले, लेकिन नए साल पर कैमरे पर उनके चेहरे पर बाजवा से रिश्तों का सच छिपा हुआ था। आप भी सुनिए। शेख रशीद का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। 2020 की तरह ही 2021 में भी सीरियस मसलों पर उनकी कॉमेडी जारी है। अल्लाह तेरा भला करे। आज पहली दफ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इमरान खान को इन्होंने 31 जनवरी की तारीख दी है। अभी मैं कहता हूँ कि इस्तीफ़ों के उसके इस्तीफ़े के बारे में सोचें। इस्लाम और इस्लामाबाद का फ़र्क उनको मलूज़ खातर रखना चाहिए। इस्लाम की खातर जान देनी पड़े, मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन इस्लामाबाद के कब्ज़े का ख्वाब फजलुर रहमान को छोड़ देना चाहिए। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। किसी को तंग नहीं करेंगे। अगर ये सितम करेंगे तो सितम करेंगे, वफा करेंगे वफा करेंगे, जफा करेंगे जफा करेंगे। जो ये करेंगे वैसा ही काम हम करेंगे ताकि जमहूरियत, आइन और कानून पे आंच ना आए। बहरहाल पाकिस्तान में 31 जनवरी तक रायता फैला रहेगा। उसके बाद भी सियासी नौटंकी होती रहेगी और ऐसे ही नॉन स्टॉप 2021 में भी दुनिया का मनोरंजन होता रहेगा। और यहाँ हरियाणा सरकार के मंत्री के घर पर आज किसानों का हमला हुआ। हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।